हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम डेली असाइनमेंट के थ्रू रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे हल हम करेंगे। पहले एक पर 5, 28, 17, 126, 37 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्थान है। अब देखिए, ये जो संख्याएं हमें दिख रही है 28 है, 126 है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा लग रहा है कि ये 3 का क्यूब और +1 ये हो जाएगा। तो 3 का क्यूब होता है 27 और एक इसका हो जाएगा 28। जैसे 126 है, ये 5 के क्यूब के समीप है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो उसी तरह जो ये संख्या है, अब तो ये समझ में आया कि यहाँ पे क्यूब हो रहा है। जब हम इसकी बात करें 5 की, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और +1 5 लिख सकते हैं। पैटर्न हमें समझ में आया कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, मतलब एक बार में स्क्वायर है और एक नंबर के साथ क्यूब है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया। फिर स्क्वायर करें तो 2, 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 4 दूना 4 चौके 16 और 17। यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे जब क्यूब है तो 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर और +1 ये हो गया 37। अब जब इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब और +1, यानी कि 7 का क्यूब होता है 343 और +1 344, यानी 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 343 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ से हमें पैटर्न पता चला कि एक बार ये संख्या स्क्वायर में हो रही है +1, उसके बाद क्यूब हो रही है +1। तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, यानी कि 4, 5, 6 और 7, इस तरह से यह पैटर्न यहाँ पे था। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। ओके कहने का मतलब है कि जैसे 41 से 4 हुआ है, वैसे यहाँ पे 37 से जो बनेगा इन ऑप्शन के थ्रू हमें बनाना है। देखिए 41 से 4 की अगर बात करें तो अगर हम 4 × 1 कर दें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 41 जो है यहाँ पे तो 4 × 1 हो गया है तो 4 हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे इस संख्या को 3 × 7 करके देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके दोस्तों, देखिए एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1, 2, 6, 21, 88 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 हुआ है। जब 1 से 2 हुआ है तो यहाँ पे अगर हम +1 की बात करें तो ठीक है, चलिए एक बार हम +1 करके अगर देख लें तो मान लीजिए +1 किया तो यहाँ पे 2 से 4 हुआ है, तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन 6 से 1 की जब करेंगे तो एक ही बार 15 ऐड हुआ। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस भी निकाल के देखें तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि संख्या एकाएक यहाँ पे बढ़ रही है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करें। अगर इस पैटर्न को हम ऐसे समझें कि 1 है तो × 1 करें और +1 अगर करें तो 1 × 1 1 और +1 2 हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी पैटर्न को। अगर 2 है, 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, ओके 4 हो गया, +2 ऐड किया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ओके ठीक है, 6 है, 6 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 6 में हमने मल्टीप्लाई किया × 3 और +3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 21 आ गया। उसी प्रकार 21 में फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और +4 जोड़ दिया तो 21 चौके 84 और अगर 4 ऐड करते हैं तो 88 हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आ गया। × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे × 5 और +5। ओके, तो 88 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 440 हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। ठीक है, तो 450 हो गया ये। देखिए 88 में आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया कितना, ये हो गया आपका 440 और 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 445।
445 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है 445 यानी कि 445। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पैटर्न अगर हमें एक बार समझ में आ गया, जो कि जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उसके अनुसार हमें पैटर्न जो है वो समझ में आते जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। मतलब यहाँ का कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो विषम संख्या है वो यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए 24 है, 39 है, 65 है और 51 है। इसमें से अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 24 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 39 की बात करें तो ये भी 3 से डिवाइड होगा 13 बार में। 51 की बात करें तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 बार में। लेकिन 65 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो संबंधित संख्या युग्म की बात हो रही है, यहाँ पे जो विषम संख्या की बात हो रही है, तो विषम संख्या हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 3 से अगर हम डिवीजन की बात करें तो अगर ऐड करने की बात, अगर हम ऐड करते हैं इन संख्याओं को तो ये 3 के अगर मल्टीपल में आते हैं तो वो संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे 4 2 6, 3 से मल्टीपल होगा, 9 3 12, ये भी मल्टीपल होगा, 5 1 6, ये भी मल्टीपल होगा। लेकिन 6 और 5 11, ये तो 3 से डिवीजन इसका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ओके, तो इसे अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार जो इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं इसे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए LA है और यहाँ भी LA है। ठीक है, क्योंकि L के बाद L तो सब में कॉमन है, उसके बाद A है। A क्योंकि इन सब से I से और O से पहले तो A ही आएगा अल्फ़ाबेट में, तो LAK है और LAS है। तो अगर K और S में बात करें तो हमारा K जो है वो पहले आएगा, तो पहले हो जाएगा 3। ओके, पहले 3 हो गया। अब उसके बाद अगर देखिए, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा उसके बाद क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा दोस्तों हो जाएगा L के बाद हमारा हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि LAS है यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों तो संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे LIST है, LO है, तो I के बाद ये I है O है, तो O तो जब भी आएगा वो तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि L के बाद I है और L के बाद S है। तो L के बाद अगर S के बाद T आएगा, तो S के बाद अगर T आता है तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इन दो संख्या में हमें चूज करना है, लिस्टेड और लिटर में। तो LISTED होगा पहले, तो इसके बाद 5वां हो जाएगा। फिर सीधी सी बात है, बचा क्या 4 और उसके बाद क्या बचा 2। ठीक है, तो 3 1 5 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रम में। तो क्रम की बात करें तो देखिए पहला हो जाएगा लेक, उसके बाद 1 यानी कि लास्टेड, फिर 5वां लिस्टेड, फिर चौथा लिटर एंड दूसरा फिर क्या हो जाएगा लूप। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें यहाँ पे पैटर्न को समझना है और उसके अनुसार जो है सीधे क्रम में इसे लगा देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ओके, जब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है तो हमें ये संख्याएं आई कैसे हैं इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एडिशन करें तो 11 4 15 2 17 होता है, होगा नहीं, एडिशन से होने वाला नहीं और सब्ट्रैक्शन से भी नहीं होगा। तो एक बार क्यों ना मल्टीप्लाई करके देखें हम। अगर मल्टीप्लाई करें 11 में 2 से 22 हो जाएगा, और 22 में फिर अगर हम मल्टीप्लाई ही करें तो कितना हो जाएगा 88, 22 चौक 88 होता है। तो यहाँ पे हो जा रहा है 88, इसका मल्टीपल आ रहा है, और 88 से 98 कैसे बना है, तो +10 ऐड कर दिया है, तो 88 से ये 98 बन गया। ओके, चलिए ये तो समझ में आया। अब नीचे वाला देखें, 36 18 और 5 कितना होता है 90, और 90 में भी यहाँ पे उसने 10 ऐड किया है, तो कितना हो गया 100। यानी कि संख्याओं में मल्टीप्लाई है एक दूसरे से और उसमें 10 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 9 72,
तो यहाँ पे तो 72 ही हो रहा है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 72 में अगर हम 10 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 82। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हो जाएगा 82 है यहाँ। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि 82 होगा। तो दोस्तों जो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं रीजनिंग के लिए, उनमें हमें पहले यहाँ पे चेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ओके। अभ्यास के थ्रू ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको डेली बेसिस पे अभ्यास यहाँ कराया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो ऑर्गन है, ओरिजिन है, ओरिएंट है, ऑर्गेनिक है एंड ऑर्गेनाइज है। ठीक, अब देखिए ओ आर तो सब में कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं कि ओ आर ओ आर ओ आर और ओ आर। ठीक है, ओ आर सब में कॉमन है। ठीक है, अगर इसमें हम बात कर लें ओ आर जी और ओ आर जी, क्योंकि आई तो जी के बाद आएगा, तो ओ आर जी ए है यहाँ पे, ओ आर जी है, ए भी यहाँ पे है, एन है और यहाँ पे भी है, एन है, आई है और सी है। तो पहले में तो सीधी सी बात हो गई कि पहला नंबर पहले आएगा। ओके, यहाँ पे पहला नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखें तो क्योंकि ऑर्गन हो गया और ऑर्गेनिक, एन के बाद आई यहाँ पे भी है, एन के बाद आई यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एस है और यहाँ पे सी है, तो सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है एस से, तो चौथा हो गया। चौथा के बाद ऑर्गन ओ आर जी वाले में देखिए ये बचा शेष, तो ये पांचवा हो गया। अब बचते हैं ये दो, ओरिजिन एंड ओरिएंट। ठीक है, तो आई तक तो यहाँ भी कॉमन है, लेकिन अगर बात करें जी और ई में तो ई पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा, तो हो जाएगा हमारा तीसरा और उसके बाद हो जाएगा ओरिजिन यानी कि दूसरा। पैटर्न बना कैसे 14532 14532, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जरूर पूछता है एसएससी में, चाहे एसएससी का आप एग्जाम दे, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे की जो भी एग्ज़ाम देने वाले, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमें 1 नंबर जरूर देखे जाएंगे। ओके, तो इनका अभ्यास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। वायु को हरा कहा जाता है। ओके, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाए और आकाश को अगर पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए और पानी को अगर गुलाबी कहा जाए तो आकाश का रंग क्या होगा। हम सब जानते हैं कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग होता है हमारा नीला। ठीक है, आकाश का रंग होता है नीला। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में नीले को क्या कह रहा है। तो देखिए नीले को आकाश कहा जाए, तो नीले को आकाश कहा जाता है, तो जब आकाश का रंग होता है नीला और नीला को हम आकाश कहते हैं, तो सीधी सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश का रंग जो नीला, और नीले को यहाँ पे आकाश कहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, यानी कि जो इसमें अक्षर है क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन से इनमें से कौन सा ऐसा जो ये अक्षर है उसमें से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वालिफिकेशन लॉयर, LIA और R, इसमें तो कहीं R है ही नहीं, इसमें तो कहीं R दिख नहीं रहा है क्वालिफिकेशन में, तो सीधी सी बात है पहला ही क्वेश्चन हो गया, यही हो जाएगा लेयर। अब देखिए फाइट FIAT की बात करें तो FIAT यहाँ पे बन रहा है, LION की बात करें तो LION यहाँ बन रहा है, फिक्शन की बात करें तो FICTION यहाँ भी बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सभी बन रहे हैं, ये सभी बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वालिफिकेशन से LIAR नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए अगला है देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। AB का पिता है, BC की पुत्री है, DB का भाई है, NC की बहन है और BN से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो इस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के होते हैं दोस्तों, इसका अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें इसका खूब सारा अभ्यास करना है। ठीक, चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि B का पिता कौन है, B का अगर B के पिता की बात करें B, तो B का पिता है A, कौन है, तो B का पिता हो जा रहा है यहाँ पे A। ठीक है, ये तो प्लस हो गया, जब पिताजी हैं तो ये तो प्लस होंगे यानी कि मेल हो जाएंगे। C की पुत्री है B, C की पुत्री है B, यानी कि C की पुत्री है,
तो ये सीधी सी बात, जब ये इसके पिता हैं और सी की भी पुत्री है तो ये इनकी माता जी हो जाएंगी, सी की पुत्री, यानी कि ये फीमेल हो जाएंगी, तो माइनस लगा दिए। ओके, ये हमें समझ में आ गया। बी का भाई कौन है? डी। ओके, बी का भाई हो जा रहा है डी, तो जब बी का भाई है तो ये मेल होगा, तो प्लस साइन लगा दिया हमने। ओके, सी की बहन कौन है? एन। सी की बहन, सी के बहन की बात करें तो सी की बहन है एन। अच्छा, ये भी फीमेल हो गई, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया, ए और सी के पुत्र हो गए बी और डी, और सी की बहन हो गई एन। ओके, तो एन से किस प्रकार संबंधित है बी? एन की क्या लगेगी बी? तो सीधी सी बात है, एन की क्या लगेगी? एन के बहन की वो बेटी है, तो एन के बहन की बेटी अगर है तो सीधी सी बात है, बी की पुत्री है सी, तो यहाँ पे फीमेल है ये। अगर बेटी बहन की बेटी है तो सीधी सी बात है उसकी भतीजी लगेगी, यहाँ ही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एन की ये भतीजी लगेगी, क्योंकि ये इन दोनों बहनें हैं, तो बहन की बेटी है तो भतीजी हुई, ठीक है। चलिए, आसान होते हैं दोस्तों क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे ही क्लियर होता जाएगा। अच्छा, ये आंकड़े वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्डर एंड डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है, कथन है इसका कि क्या गतिरोधों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यानी कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं रोडों पर, क्या उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क में है हाँ। आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोध लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छा, दूसरा तर्क देखें, नहीं, यह तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। दोस्तों देखिए, अगर इस डिसीजन मेकिंग में, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो तर्क नंबर ए सही होगा, क्योंकि आंकड़े ये दिखाते हैं कि जो हाईवे पे जो ब्रेकर होते हैं ना, जो गतिरोध होते हैं, वो दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। क्योंकि जो हाईवे पे, जो आजकल हाईवे बन रही है, उस पर गाड़ियाँ तो स्पीड आ ही रही हैं, ब्रेकर होने के कारण। अगर हम एकाएक देखिए, अगर स्पीड ब्रेकर है और हम बाइक से जा रहे हैं, अगर कोई अचानक उससे समझ नहीं आया, वो ब्रेक लगाता है, तो वो तो खैर रुक के गिरेगा ही, जो पीछे वाली है आके उसमें भी धक्का मारेगी। तो तर्क में अगर करें तो तर्क नंबर एक सही है, यानी कि यदि केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ये जरूर पूछता है, तो इसे देखते हैं हम, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह तो कम है, चलिए देखते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक लेकर, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। अच्छा, कोई रबर कप नहीं है और सभी पेंसिलें रबर हैं। पहले इसको बनाते हैं कि सभी पेंसिलें रबर हैं। सभी पेंसिल, जो सभी पेंसिल है वो क्या है? रबर है, ठीक है। आर से लिखते हैं रबर को, सभी पेंसिलें रबर हैं। उसके बाद देखें हम लोग, तो सभी पेंसिलें रबर है, ये वाला हो गया। कोई रबर कप नहीं है, ओके, कोई रबर कप नहीं है, यानी कि जो ये रबर है, ये वाला कोई रबर जो है वो क्या नहीं है? तो कप नहीं है। कप को सी से लिखते हैं, कोई भी रबर कप नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन, ये जो है पेन जो है, कोई भी पेन जो है वो क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई भी जो ये पेन है ये पेंसिल नहीं है, ठीक। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आइए हम लोग चेक करते हैं। तो निष्कर्ष कर रहे हैं कि कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ पेन जो है वो रबर नहीं है। कुछ पेन जो है वो रबर नहीं है। तो यहाँ पे पेन और पेंसिल के बारे में बताया गया है। पेन और रबर के बारे में जब बताया नहीं गया है, तो अगर यहाँ पे संभावना होती ना तो ये सही हो जाता। तो जब पेन और रबर का बताया नहीं गया है और जो ये स्टेटमेंट है वो सीधी है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम गलत, यहाँ पे ये गलत क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें पेन और रबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ रबर पेन नहीं है। कुछ रबर अगर पेन नहीं है तो रबर और पेन में देखें तो जब रबर, कुछ रबर पेन नहीं, देखिए पेन रबर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ रबर जो है वो पेन जरूर हो सकता है, ठीक। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगर तीसरे की बात करें तो क्या करें, कोई पेंसिल कप नहीं है। कोई भी पेंसिल जो है वो कप नहीं, ठीक है। जब ये कोई भी रबर का हिस्सा कप के साथ नहीं जाएगा तो पेंसिल उसी का हिस्सा है, तो ये भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, ये भी सही हो जाएगा हमारा।
तीसरा भी। चौथा की बात करें, कुछ रबर कप है, कुछ रबर जो है वो कप है, ये कुछ रबर जो है वो कप है। रबर और कप के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बताया कि नहीं गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। तो देख लें, केवल निष्कर्ष 2 कहाँ है, केवल निष्कर्ष 2 तथा निष्कर्ष 3 सही, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि केवल निष्कर्ष 2 तथा निष्कर्ष 3 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि यदि -r के लिए, अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या हुआ, चलिए ठीक, 25, 37, 2, 4 और 1। देखिए यहाँ पे कहा है कि बोर्ड मास नियम लागू नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे बोर्ड मास के थ्रू नहीं करना है, सीधे करना है। तो यहाँ पे है कि ए के लिए क्या है, यहाँ पे ए के लिए भागा है। ठीक है, ए के लिए यहाँ पे भागा है, ए के लिए भागा है। अच्छा, और सी के लिए क्या है, तो सी नहीं, देखिए -r के लिए है, प्लस ए के लिए है, ए के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए प्लस हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे सी, तो सी के लिए यहाँ पे गुणा हो गया। ठीक है, सी के लिए गुणा हो गया। बी की बात करें तो बी के लिए यहाँ पे भागा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता है, आर, तो आर के लिए माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, बोर्ड मास जब लागू नहीं है, देखिए अगर बोर्ड मास होता ना तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, 37 दूना 30, 74 लिखते, लेकिन जब बोर्ड मास लागू नहीं है तो सीधे सीधे हमें इसे हल करना है। 25 और 37 जोड़ लें इसे हम, तो 25 हमारा कितना हो गया, हाँ यहाँ पे 7 5 12, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 62 हो गया। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर भागा 4 करें, और फिर -1 करना है। तो 62 दूना कितना हो जाएगा, ये हो गया 124, ये 124 हो गया। 124 में हम 4 से अगर भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 32, 32 में से अगर 1 घटाते हैं, ये कहाँ गलत हो रहा है यार, अच्छा रुकिए 1 मिनट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 25 और 37 हमने जोड़ा, तो 25 और 37 कितना हो गया, 7 और 5 12, हाँ 3 2 5 1 6। ठीक है, और इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सी का एवं गुणा के लिए सी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बी के लिए क्या था, भागा बी के लिए है, और आर के लिए क्या था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो 62 गुणे 2 124, 124 में हम 4 से अगर भागा देते हैं 1 2 4, तो 4 से 4 3 12, 4 एकम 4, अच्छा 31 होगा, और 31 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब बोर्ड मास लागू नहीं है तो यहाँ पे सीधे सी बात है कि हम संख्याओं को एक मतलब ऊपर आगे से लेकर पीछे तक हल करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड मास होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, फिर ऐड करके, और फिर -1 जो है लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग का है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, कि हम ऐसे संख्या को उठाएंगे ना कि जो सब में कॉमन हो। ठीक है, ऐसे संख्या को हमें उठाना है कि जो सब में कॉमन हो। तो चलिए पहले देखते हैं, ए बी से लंबा है। अच्छा, ए किससे लंबा है, तो ए जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, ए बी से लंबा हो गया। अब ए बी देखते हैं कहीं और है, तो ए देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी से लंबा है, और डी जो है वो ए से लंबा है। डी जो है यहाँ पे ए से लंबा हो गया। ठीक है, डी से छोटा है बी, तो डी से छोटा है बी, ये कथन ख़त्म हो गया, ये हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि डी से लंबा है सी, डी से भी लंबा हो जा रहा है सी, परंतु ई से छोटा है। तो देखिए सी जो है वो डी से तो लंबा है, परंतु ई से छोटा है, यानी कि ई से छोटा है। ये हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, देखिए कैसे कहा था कि ए से लंबा क्या है, ए किससे लंबा है, तो ए बी से लंबा था। ए बी से लंबा था, हमने यहाँ पे किया। जब ए बी से लंबा है और
ए से लंबा क्या है, डी है, तो ये है, इसको हमने यहाँ से ले लिया। डी से छोटा है भी, ये तो यहीं से आ गया। और यहाँ पे कह रहा है कि डी से लंबा है सी। सी जो है वो डी से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा की बात करें तो ई सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन ऑर्डर एम रैंकिंग का है और ये क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं हमसे, तो इन सब का बस ये फिर से कहूँगा कि इनका हमें अधिक से अधिक अभ्यास करते रहना है। ओके, अभ्यास तो हम आप सबको कराएंगे। ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है और ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं क्योंकि ये भी रो वाले क्वेश्चन है और ज़रूर आएंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार इसको हम हल करते हैं। 6 लड़के हैं, 6 पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 लड़के हैं, P Q R S T तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ऐसे मुख करके खड़े हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। तो देखिए P और Q न तो यहाँ पे होंगे और P और Q न तो यहाँ पे होंगे, पहले और दूसरे स्थान पर नहीं है। R तथा R और S हमेशा साथ में हैं, यानी कि R और S जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे के अगल बगल ही रहेंगे। ठीक है, तथा R एक छोर पर है, तो R या तो यहाँ होगा, R या तो यहाँ होगा। ठीक है, एक तो ये तो होगा कि R या तो यहाँ पे रखेंगे हम R को, या तो R देखिए यहाँ, ठीक है, R को हम या तो यहाँ रखेंगे या R को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए, R एक छोर पर है और R के दाएं S नहीं है। तो दोस्तों जब इस छोर पे R रहेगा तो इसके दाएं S यहीं पे आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि R के दाएं S नहीं है, तो हमारा ये तो पैटर्न फिक्स हो गया कि R यहाँ होगा, S यहाँ होगा। ओके, R यहाँ होगा, S यहाँ होगा। और किसी की बात करें तो कुछ डेटा है नहीं, तो जब डेटा नहीं है तो P और Q तो यहीं पे होंगे, या तो P यहाँ पे होगा या तो Q यहाँ पे होगा, और फिर वही बात है, या तो P यहाँ पे होगा या तो Q यहाँ पे होगा। और U और T की बात कर लें तो इनके बारे में जब डेटा नहीं है तो बचे स्थान पे U T होंगे, या तो U यहाँ पे होगा या तो T यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ पे या तो U होगा या तो T होगा। ये हमारा बन के तैयार है। तो कह रहा है कि पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है। पश्चिम छोर की बात करें तो ये उत्तर है, तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी छोर यानी कि हमारे बाएं साइड में। बाएं साइड की बात करें तो यहाँ पे कौन खड़ा है, पश्चिमी छोर पे। पश्चिमी छोर पे हमारा कौन है, तो पश्चिमी छोर पे बात करें हमारा, पश्चिमी छोर पे नहीं दोस्तों एक मिनट, गलती हुई, सॉरी। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। देखिए उसने क्या कहा था, हम नीचे जो लिखा है हमने ध्यान नहीं दिया। R यहाँ पे है तो S तो यहाँ पे होगा। देखिए P और Q यहाँ पे नहीं होंगे, तो जब P Q यहाँ पे नहीं होंगे तो या तो U होगा या तो T होगा, और U होगा या तो T होगा। तो P और Q सीधी सी बात है यहाँ पे होंगे, या तो P Q होगा या तो P Q होगा। ठीक है, अब ठीक, सॉरी तो मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो पश्चिमी छोर पे कौन खड़ा है, तो पश्चिमी छोर पे U और T हो जाएंगे। यहाँ पे इस लास्ट पॉइंट पे या तो U होगा या तो T होगा, तो दिया है हमारा या तो T या तो U, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ। ठीक, आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को FIQEW, एरेज को FIDV और लिखते हैं, तो इस कोड भाषा में प्रैंक को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रेंज को कैसे लिखा है, FIQEW लिखा है। समझते हैं यहाँ पे, देखिए ई के बाद यहाँ पे लास्ट से अगर चेक करें तो ई के बाद एफ आया है। ई के बाद जब एफ आया है तो, और यहाँ पे देखिए ई के बाद यहाँ भी एफ है, यानी कि ई का एक जो अगला अक्षर है वो वहाँ पे आ रहा है। तो प्रैंक में के के बाद क्या आएगा, प्रैंक में यहाँ पे नोट करिए PRANK, प्रैंक में के के बाद क्या आएगा, तो के बाद एल आना चाहिए। के के बाद हमारा क्या आना चाहिए, के के बाद एल आना चाहिए। तो एल तो हो ही गया के के बाद, तो के के बाद एल हो गया। ठीक है, जी के बाद हमारा क्या आया है, आई आया है, तो GHI तीसरे स्थान पे GHI। तो यहाँ पे जी के बाद देखिए यहाँ पे जी के बाद आई है, यानी कि 3 स्थान। तो यहाँ पे भी हम एन के बाद NKLM एन है, यहाँ पे एन है। तो एन के बाद हम क्या देखते हैं, तो चलिए हम एन के बाद देखें क्या आया है।
जी के बाद हमारा एक मिनट के बाद एल, हाँ के बाद एल ठीक है हमारा। एन के बाद एन, ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, क्यू हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद प्रैंक में जो पहला अक्षर हो जाएगा हमारा, तो पहला अक्षर एल हो गया। यहाँ पे जी के बाद जी एच आई हो रहा है, तो जी एच आई, ओ पी क्यू, एन है, एन से जी के बाद जी एच आई हुआ। उसी तरह एन के बाद एन ओ पी, हाँ ठीक है, पी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। तो एल हुआ और उसके बाद क्या हो गया हमारा, फिर यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। तो अगर एल और पी की बात करें तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही पहले, तो हम इसे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे और निकल जाएंगे। क्यों हमें पूरा सॉल्व करना, क्योंकि के के बाद हमारा एल आया, पहला अक्षर एल मिला हमें। फिर एन के बाद तीसरे स्थान पे क्या आएगा, एन ओ पी, तो फिर पी आया। और फिर एक देखिए ये 2 स्थान था, 3 स्थान, फिर एक बचा था ए बी सी डी, देखिए डी आया। वैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वह आरेख चुने जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। देखिए तो संसद जो है, संसद के अंदर मंत्रिपरिषद आएगा और मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं मंत्रिपरिषदों के द्वारा। देखिए ये संसद है, ये संसद हो गया। संसद के अंदर क्या क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। संसद जो है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद मिलकर जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के अंदर जो है प्रधानमंत्री आ जाएंगे और ये दोनों संसद के अंदर ही आएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में टेल को 42 लिखा जाता है, ठीक है, बैंड को 37 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गोडी को क्या लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। अच्छा, ये गोल मेज पर परस्पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, ये 6 हो गया, 6 लोग जो है बैठे हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसा चुनना है कि जिससे हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से लग जाए। तो देखिए कह रहा है कि ई के ठीक सामने एफ है और ए और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ई और एफ के ठीक सामने है, तो ई यहाँ पे रख के इसको एफ के सामने रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ई के दाहिनी ओर सी है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम अगर हम ई रखें और ई के दाहिनी ओर क्या रखें, सी रखें। ठीक है, ई के दाहिनी ओर सी है। अच्छा, ई के दाहिनी सी रख दी और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ई के ठीक सामने एफ है, तो ई के ठीक सामने यहाँ पे एफ आ जाएगा। ई के ठीक सामने एफ है और ए और डी के बीच में बैठा है। जो एफ है ए और डी के बीच में बैठा है, तो एफ जो है ए के और डी के बीच में बैठा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हो गया ई के दाहिनी ओर सी है और जो सी है ना वो ए के ठीक सामने है। सी ए के ठीक सामने, यहाँ से हो गया। बचे हमारे क्या, तो बचे हमारे ए हो गया, बचे हमारे बी, तो बी को यहाँ पे लिख देंगे जो शेष बचा हुआ है। सीधी सी बात है। तो कह रहा है कि ए के साथ कौन बैठा है, तो ए के साथ कौन बैठा है, तो ए के साथ देखिए एक से सटे हुए बैठे हैं बी और इस तरफ एफ, तो बी और एफ यहाँ पे सटे हुए बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो बी और एफ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो सकते थे उन सबको हमने डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों विश्वास मानिए, आपको इसके थ्रू सारी क्वेश्चन जो है वो कराए जाएंगे रीजनिंग के डेली बेसिस से। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। तब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।